टीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग बिजनेस स्टडी में 4th चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि था प्लानिंग। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे प्लानिंग के स्टेप्स या फिर प्लानिंग प्रोसेस। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, या प्लानिंग के स्टेप्स को डिफाइन करिए। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेफिनेशन प्लानिंग का पढ़ लिया है, उसके बाद फीचर्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है, आप प्लान करते हो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, बिना किसी ऑब्जेक्टिव, बिना किसी एम का आप कोई प्लान नहीं बनाते हो। आपका कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाते हो। तो पहला जो है स्टेप, जो प्रोसेस है, उसका पहला स्टेप क्या है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। क्या लिखता है इसमें? द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो फिर बहुत सारे प्लान बनेंगे उस हिसाब से। ठीक है, मतलब एक प्लान से आप एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यही बोलता है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए, हाँ भैया हमें ये काम को अचीव करना है प्लान की मदद से। ठीक है, आगे क्या बताता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज लेड डाउन फर्स्ट एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जो मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल में डिवाइड होता है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? वो प्लान्स या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये कौन से लेवल पर आते हैं? ये आते हैं मिडिल लेवल पे। अब मिडिल लेवल क्या करते हैं? उनके डिपार्टमेंट को जो काम मिला है उसको फिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके अपने सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यही बोलता है क्या कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज लेड डाउन फर्स्ट एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। ओके, अगला है डेवलप प्लानिंग प्रेमिसेस। तो इसमें क्या होता है? प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। Certain assumptions are made about the future environment. These assumptions are known as planning premises. तो एग्जाम्पल में क्या बताता है? A business is anticipating increase in the sales of computer, assuming that sale tax on the computer will be decreased by the government. तो यहाँ पर क्या बताता है? यहाँ पर बताता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। देखो, प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है कि आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर के बारे में सोच के। ठीक है, अब फ्यूचर क्या होता है? थोड़ा अनसर्टेन होता है, आपको पता नहीं है। तो आप जो है अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से उसको आइडिया में रख के फ्यूचर के प्लान्स को डिसाइड करते हैं। जैसे आपको मान लो पता चल गया कि सरकार जो है कोई टैक्स किसी प्रोडक्ट के टैक्सेस में जो है रेट को घटाने वाली है। मान लो मोबाइल के जो है टैक्सेस घटाने वाली है सरकार। अब ऐसे केस में आपको क्या पता चल जाएगा? जब मोबाइल के टैक्सेस जो है सरकार घटाएगी तो ऐसे केस में मार्केट में मोबाइल सस्ता होगा, और जब मोबाइल सस्ता होगा तो लोग खूब मोबाइल खरीदेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो है अपने प्लान को प्रिपेयर करो कि देखो भैया मोबाइल जो है सस्ते होने वाले, अब हमें प्रोडक्शन बढ़ा देना होगा ताकि हम उस समय जो कंज्यूमर की नीड है उसे फुलफिल कर पाएँ। तो इसी को क्या बोलता है? डेवलप प्लानिंग प्रेमिसेस। तो डेवलप प्लानिंग प्रेमिसेस में क्या होता है कि आप जब प्लान बनाइए तो कुछ एजम्पशन भी अपने साथ लेके चलिए कि वो कौन कौन से एजम्पशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में घटित हो सकती है या हो सकती है। उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप जो है अपने प्लान को, अपने बिजनेस। तो अगला है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आप कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, और उसके क्या होते हैं, हमने आपको बताया था बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक काम को करने के लिए अलग अलग वे होते हैं। यहाँ पर आपको एरो से दिखाया जा रहा है। अब आपको क्या करना होगा? अपने सारे अल्टरनेटिव को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अरे जब आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था स्कूल जाने का कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है स्कूल जाने का। पैदल जा सकते हो, साइकिल से, गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, स्पेसशिप से, कई सारे मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एज्यूम सारे जो मेथड है उसका आइडेंटिफाई करो। अब आगे चल के आप उसमें से कोई एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट करो अपनी नीड और अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे जो है पहला क्या है आपका यहाँ पे, तीसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव है उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्हें पता लगाओ कौन कौन से अल्टरनेटिव है। आपके जो भी
जॉब है, आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो कंपनी का काम जो अचीव करना चाहते हो, उस काम को करने के लिए वो कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड या वे हैं जिससे की सहायता से आप वो काम कर सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल में बताया, टू इंक्रीज सेल डिफरेंट वेज आर देयर लाइक एडवर्टाइजमेंट, रिड्यूसिंग प्राइस, इंप्रूविंग क्वालिटी एक्सेट्रा। तो जैसे आप सेल बढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। जैसे तो एडवर्टाइजमेंट खूब करो, सलमान खान, शाहरुख खान सबको ला के खूब एडवर्टाइजमेंट कराओ, ठीक है। या फिर रिड्यूस प्राइस, दाम एकदम घटा दो, 50% डिस्काउंट हो गया, आइए लीजिए खूब। या फिर क्वालिटी बढ़ा दो, इतना बेहतरीन क्वालिटी दो कि मार्केट में कोई और देता ही ना हो। तो ये सारे के सारे अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। अब आप अपने रिसोर्सेस और आपको जो सबसे बेहतरीन लगता है आप उसमें से सेलेक्ट करके आप कर लो। अगला क्या बताता है? अगला बताता है बेटा आपका इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। अब आपने अल्टरनेटिव डिसाइड कर लिया, पिछले में बस आपको देखना है कौन कौन से अल्टरनेटिव है। वैसे हमने आपको स्कूल का अल्टरनेटिव बताया, आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट मतलब सबका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर हम स्पेसशिप से अगर स्कूल आएंगे तो क्या हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या उतना खर्चा हम सह पाएंगे। मतलब एक लॉजिक चीज़ है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी मेथड या कोई भी वे से आप जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप जब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो तो वो फिजिबल है। वो जो मेथड जिसकी सहायता से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो, क्या उस मेथड से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको देखना है। दूसरी, कॉस्ट फ्रेंडली है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अचीव कर पा तो रहे हो लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो ऐसे केस में आपके लिए तो नुकसान हो जाएगा ना, नहीं तो आपको प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि वो इकोनॉमिकली भी अच्छा हो और आसानी से अचीव भी किया जा सके, ठीक है। तो क्या बोलता है, द पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव शुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको हर अल्टरनेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखना होगा, उनके फिजिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग। अगला क्या बोलता है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने जितने अल्टरनेटिव लिख लिया, अब उसमें सबके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो। अब जो है स्टेप में आता है कि उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लो। क्यों, कैसे? अब भैया आपने सबके बारे में लिख लिया, अच्छा ही बुरा, अब आपको जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा ही लग रहा हो, बुरा ही सबसे कम लग रहा हो, उसी को ले लो बस। तो आफ्टर एनालाइजिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज टू बी सेलेक्टेड बाय इवैल्यूएटिंग कॉस्ट, रिस्क, बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप सारे के सारे अल्टरनेटिव के मेरिट्स और डिमेरिट्स, पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स जब देख लोगे, तो उसके बाद क्या करोगे, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है मेथड को यूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे। कैसे सेलेक्ट करोगे, उसके कॉस्ट, रिस्क और बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, कम रिस्की हो, कॉस्ट भी कम हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। क्लियर? और तो ये क्या था, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे अपने अल्टरनेटिव को, अब आप क्या करोगे, उसे इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट मतलब अब लागू कर दोगे, मतलब आपके पास से सारा सिलेक्शन एलोकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सिंपली क्या कर दो, इसे लागू कर दो। लागू करके देखो कि भैया जो हमने सोचा है वो है कि नहीं। मतलब यहाँ सिंपल, मतलब सॉरी, अभी तो बस लागू करो, आगे फिर अगला में जो होगा वो फॉलो अप होगा। तो यहाँ पर क्या, आप बस लागू करो। तो क्या बोलता है, इंप्लीमेंटिंग मीन्स पुटिंग प्लान इनटू एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जैसे ही आपने देख लिया कि भैया ये प्लान है, तुरंत आपने बटन ऑन कर दिया और अपना आगे बढ़ा दिया। फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन द प्लान्स आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द लोअर लेवल एट द एवरी स्टेज। तो अगर आप अपने प्लान्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हो तो अपने लोअर लेवल तक को ये बात अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि भैया आप कौन से, आपके ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्या मेनली करना चाह रहे हो। क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, देखो मैनेजर तो आएगा नहीं काम करने के लिए, काम तो अल्टीमेटली लोअर लेवल को ही करना है, ठीक है। तो उन्हें भी क्लियर आइडिया होना चाहिए कि वो काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब लास्ट है फॉलोअप्स। आप जो है जैसे ही प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो ऐसा नहीं कि प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, मस्त पड़ा है, फिर जो है मैनेजर अब नया प्लान बना रहा है। नहीं, अब आपको चेक भी करते रहना है समय समय पे कि आपने जो प्लान सोचा था क्या उसी के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं, सारे वर्कर लोग, सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं। तो बीच बीच में आपको चेक भी करना होगा, तो इसी को बोलते हैं फॉलो अप। द प्लान्स आर टू बी इवैल्यूएटेड रेगुलरली टू चेक वेदर दे आर proceeding in right way. Shortfalls can be allocated and remedial action can be taken well in advance. तो अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसको आप तुरंत सही कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आने वाली भी है तो उसके लिए भी आप
जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से बता दोगे। तो अब हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, आपके लिए सबसे पहले प्लान करने से पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव को आप तो प्लान सेट नहीं कर सकते हो। तो दूसरा क्या है, डेवलप प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब क्या है, जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो आप क्या करोगे, प्रीमाइसेस वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में हो सकती है उनके बारे में भी आप अपनी बुक्स में नोट करोगे। अगला है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। आप क्या करोगे, जितने अल्टरनेटिव आपके पास है उस ऑब्जेक्टिव या उस काम को करने के लिए उन सारे ऑब्जेक्टिव को अपने बुक्स में नोट कर लोगे। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। इसमें क्या करोगे, अब आप इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट का मतलब अब आप देखोगे कि सबका पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट देखोगे, ठीक है, कौन सा जो है कॉस्ट फ्रेंडली है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। अगला क्या है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने जब आपने सारे जो अल्टरनेटिव है उनकी अच्छाई बुराई ये सब लिख दिया है, तो अब वो क्या करोगे, अब आपका जो काम आता है वो होता है कि अब उन सारे अल्टरनेटिव में से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है उसे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। फिर छठा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप क्या करो, इम्प्लीमेंट कर दो उसे, जो है इम्प्लीमेंट कर दो, लागू कर दो, ताकि वो काम जो है जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। और लास्ट में है फॉलोअप। तो फॉलोअप में क्या है कि समय समय पर आपने जो भी प्लान बनाया उसको चेक करते रहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो ऐसे केस में हो सकता है काम कुछ और करना था वो कुछ और कर रहे हैं, और मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही हो एम्प्लॉयज़ को तो उनकी मदद भी करो कि भैया ये देखो इसको ऐसे करो, ठीक है। अच्छा, आपको भी लगता है कि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली हो सकती है तो वो भी उन्हें बता दो। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है।